नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी ए दिल में। आज की कहानी जरा हटके है। वैसे तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, तो आप इसे हकीकत से मत जोड़िएगा। अक्सर आपने सुना होगा या कहानियों में देखा होगा कि हमारा हीरो बहुत अमीर है, हीरोइन बहुत गरीब है, या फिर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है या कोई माफिया बैकग्राउंड है। लेकिन आज की कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी और उनके प्यार को दिखाती है। ये कहानी आपको अपने बहुत पास लगेगी, शायद आपके आसपास की हकीकत जैसी। इसमें वो सादगी और वो मिठास है जिसे आप आसानी से महसूस कर पाएंगे। तो अगर आपने कभी ऐसी कोई प्यारी और जमीनी कहानी नहीं सुनी है तो इसे आखिर तक जरूर सुनिए। बहुत ही स्वीट स्टोरी है। चलिए, बहुत बकवास कर ली मैंने, अब सीधे चलते हैं आज की कहानी की ओर। टूटे ख्वाब और अनजान राहें। शहर की भागदौड़ और आलीशान बंगले के बंद कमरों में रूही का दम घुट रहा था। घर में शहनाइयां बज रही थीं, उसकी मां अपने नए हमसफर के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार थीं। लेकिन रूही का मन तो उन गलियों में अटका था जहां उसका बचपन बीता था। मां, आपको ये नया रिश्ता और ये नया घर मुबारक हो, पर मेरे लिए मेरी असली दुनिया वही थी जो बरसों पहले बिखर गई, रूही ने अपना सूटकेस उठाते हुए दो टूक शब्दों में कहा। तभी उसकी मां ने गुस्से और तलखी में एक ऐसा राज खोला जिसने रूही के वजूद को हिला दिया। मां ने चिल्लाकर कहा, जिस भाई जोरावर के पीछे तू पागल है वो तेरा सगा खून नहीं है। वो अनाथ था जिसे तेरे पिता ने गोद लिया था। अब वो और उसके शराबी पिता गोवा के किसी कोने में सड़ रहे होंगे। ये सुनकर रूही को गहरा सदमा लगा, पर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अगर खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, दिल का रिश्ता तो खुदा ने लिखा है। उसने बिना देर किए गोवा की टिकट बुक की। फ्लाइट में उसे बचपन के वो लम्हे याद आ रहे थे जब जोरावर उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल ले जाता था। वो जोरावर जो पढ़ाई में इतना होशियार था कि हर कोई उसे प्रोफेसर कहता था। वो उसे हमेशा कहता था, रूही, तेरी लिखाई, हैंडराइटिंग सुधरनी चाहिए, वरना दुनिया तुझे समझ नहीं पाएगी। गोवा एयरपोर्ट पर उतरते ही नम हवाओं ने रूही का स्वागत किया। उसे लगा था कि जोरावर किसी बड़ी कंपनी में ऑफिसर होगा, सूट बूट में उसे लेने आएगा। लेकिन जब सामने एक पुरानी धूल से सनी और मॉडिफाइड जीप आकर रुकी तो रूही की धड़कनें रुक सी गईं। जीप से जो शख्स उतरा वो जोरावर ही था, पर उसका हुलिया किसी एंग्री यंग मैन जैसा था। चेहरे पर चोट के ताजा निशान, आंखों में गहरी बेरुखी और शरीर पर ग्रीस के दाग। वो अब कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि गोवा की अंधेरी गलियों का मशहूर स्ट्रीट फाइटर और अवैध रेसर बन चुका था। उसने हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि अपने शराबी पिता का पेट भर सके। रूही उसे देखती रह गई, उसकी सारी उम्मीदें जैसे समंदर की लहरों में बह गईं। अध्याय 2, गोवा की गलियां और खामोश नफरत। जोरावर उसे लेकर मांडवी नदी के पास एक पुरानी जर्जर चाल अपार्टमेंट में पहुंचा। वहां का माहौल देख रूही का दिल बैठ गया। घर में उसके पिता नशे में धुत पड़े थे और उनकी नई पत्नी, जो एक गुस्सैल स्वभाव की औरत थी, वहां राज करती थी। जोरावर की एक सौतेली बहन भी थी, तारा शनाया, जो रूही को देखते ही जहर उगलने लगी। रात के खाने पर जोरावर ने रूही के लिए उसकी सबसे पसंदीदा मछली की कढ़ी और चावल खुद बनाए थे। उसने चुपचाप रूही की प्लेट में ज्यादा हिस्सा रखा। जब तारा ने टोकते हुए पूछा कि इसे इतना खास क्यों समझा जा रहा है, तो जोरावर ने रूही की तरफ देखे बिना कहा, वो सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है, इसलिए। मेहमान? रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो जिसे अपना खुदा मानकर 7 समंदर पार आई थी, वो उसे पराया कर रहा था। उसी रात रूही ने छिपकर जोरावर और उसके दोस्त सुनील सनलाई की बातें सुनी। उसे पता चला कि जोरावर एक ऐसी मौत की रेस और अंडरग्राउंड फाइट में हिस्सा लेने वाला है जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन है। ये गोवा के बड़े सट्टेबाज स्नेकी का जाल था। अगले दिन रूही ने जोरावर को रोकने के लिए उसके कमरे का वाटर हीटर जानबूझकर खराब कर दिया ताकि वो घर पर रुक सके। जोरावर आया, उसने काम किया, पर उसकी खामोशी रूही को चीर रही थी। रूही ने उसे एक कीमती फाउंटेन पेन तोहफे में दिया और कहा, ये तुम्हारी जीत का निशान है। जोरावर ने पेन तो ले लिया, पर उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। रूही से रहा नहीं गया और वो गुपचुप जोरावर का पीछा करते हुए उस खौफनाक फाइटिंग रिंग तक पहुंच गई। वहां का मंजर दहला देने वाला था। जोरावर रिंग के बीचों बीच था और एक विशालकाय पहलवान उसे बेरहमी से पीट रहा था। सट्टेबाज चिल्ला रहे थे, हर तरफ खून और पसीना था। जोरावर लगभग हार चुका था, वो घुटनों के बल गिरा हुआ था। तभी उस शोर को चीरती हुई रूही की आवाज गूंजी, जोरावर, उठो, तुम हार नहीं सकते। जैसे ही जोरावर के कानों में वो आवाज पड़ी, उसके मुरझाए हुए जिस्म में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और एक जोरदार दहाड़ के साथ पलटवार किया। उसने अपने दुश्मन को जमीन पर ऐसा पटका कि रिंग की लकड़ियां टूट गईं।
जीत के तुरंत बाद बिना इनाम की परवाह किए उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से बाहर खींच ले गया। जीप में रूही फूट फूट कर रोने लगी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मेरी और तुम्हारी यादों की कोई कीमत नहीं? जोरावर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी क्योंकि कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके डैशबोर्ड पर वही फाउंटेन पेन चमक रहा था जिसे रूही ने दिया था। उसे बचपन की हर बात याद थी कि रूही को स्ट्रॉबेरी ड्रिंक पसंद है, कि वो अंधेरे से डरती है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालने वाला ये फाइटर शायद अब अपनी रूह को रूही के हवाले करने से डर रहा था। रात की खामोशी में गोवा की सड़कें गवाह थीं कि एक भाई और बहन का वो अधूरा रिश्ता अब एक नई और उलझी हुई दास्तान लिख रहा था। रिश्ता भाग 2 अध्याय 3 तूफानी रात और कड़वे सच। गोवा की रातें जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही खतरनाक भी। जोरावर के पिछले मैच की हार का बदला लेने के लिए उसके दुश्मन विक्की वॉन ने अपने गुंडे उनके पीछे लगा दिए थे। जोरावर को मजबूरन अपनी मॉडिफाइड जीप की रफ्तार बढ़ानी पड़ी। बगल में बैठी रूही घबरा रही थी। तभी जोरावर ने उससे पूछा, रूही, क्या तुम्हें याद है कि एक नेविगेटर का काम क्या होता है? रूही को अचानक बचपन का वो धुंधला सा मंजर याद आया जब उसके पिता भी एक रेसर हुआ करते थे और वो छोटी सी उम्र में उनकी बगल वाली सीट पर बैठकर उन्हें रास्ता बताया करती थी। जोरावर ने अपना फोन रूही की तरफ फेंका और कहा, आज तुम मेरी नेविगेटर हो, मुझे सही रास्ता बताओ, हमें इन कुत्तों को पीछे छोड़ना है। रूही और जोरावर की तालमेल केमिस्ट्री ऐसी थी कि उन्होंने उस खतरनाक रास्ते पर भी विक्की के गुंडों को धूल चटा दी। जोरावर ने अपनी जीप के इंजन को इस तरह बदला था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अंत में उन्होंने उस रात की रेस जीत ली। रूही के लिए ये अनुभव डरावना मगर रोमांचक था। जब जोरावर ने उसे जीत की रकम सौंपी और सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया तो रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा था कि वो उसे अपनी बहन बताएगा, लेकिन जोरावर के मन में कुछ और ही चल रहा था। बाद में जब रूही ने उसे जोखिम भरे काम के लिए टोका तो जोरावर का बरसों का दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। उसने बताया कि कैसे मां से अलग होने के बाद उसने और उसके पिता ने गरीबी के दिन काटे। जब बारिश होती थी तो हमारे सिर पर छत नहीं होती थी रूही। मेरी किताबें, मेरा बिस्तर सब पानी में तैरते थे। जब पेट खाली हो तो पढ़ाई के सपने नहीं देखे जाते। उसने रूही को यह भी याद दिलाया कि उसकी मां ने उसका सरनेम तक बदल दिया था, जिससे जोरावर को लगा कि रूही ने उसे भुला दिया है। रूही का दिल पसीज गया। उसने जोरावर का हाथ थामकर वादा किया, अब बहुत हुआ, तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें घर दूंगी, सहारा दूंगी, हम अपनी पुरानी दुनिया फिर से बसाएंगे और मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। अध्याय 4 यादों का झोंका और एक नया सवेरा। अगली सुबह रूही को पता चला कि उसकी मां उसे ढूंढते हुए गोवा के एक आलीशान होटल में आ पहुंची हैं। जोरावर उसे वहां तक छोड़ने तो गया, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। होटल के अंदर रूही की मां ने एक और बम फोड़ा। वे अपना पुराना घर बेचकर अपने नए पति के साथ कनाडा बसना चाहती थीं और रूही को भी साथ ले जाना चाहती थीं। रूही ने साफ मना कर दिया और अपनी मां को चेतावनी दी कि वे अपने नए पति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। उधर जोरावर ने छिपकर अपनी मां, रूही की मां की बातें सुन ली थीं। उसे समझ आ गया कि वे आज भी उसे एक बाहरी समझती हैं। रूही को जब ये पता चला कि जोरावर ने उसे बरसों तक संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मां ने उसे डरा धमकाकर दूर रखा था, तो रूही का अपनी मां के प्रति सारा सम्मान खत्म हो गया। रूही घर लौटी और जोरावर के पुराने कमरे में गई, जहां उसे अपनी लिखी हुई पुरानी चिट्ठियां मिली। जोरावर ने उन्हें न सिर्फ संभाल कर रखा था, बल्कि उनके पीछे रूही के लिए जवाब भी लिखे थे। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि जोरावर ने उसे कभी भुलाया ही नहीं था। वो उसे ढूंढते हुए जोरावर के गैराज पहुंची। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, उसने जोरावर को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दी। दरअसल उस दिन रूही का जन्मदिन था, पर बचपन से वे दोनों एक ही दिन अपना जन्मदिन मनाते थे। जोरावर उसे उसका पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक खिलाने ले गया। रूही ने मन ही मन दुआ मांगी, तारांकन, काश हम दोनों अब कभी अलग न हों। उस रात रूही ने थोड़ी शराब बियर पी ली और नशे में अपना सारा दुख जोरावर के सामने उगल दिया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी पीरियड्स के कारण, और जोरावर, जो दुनिया के लिए एक सख्त फाइटर था, रूही के लिए पल भर में एक केयरिंग भाई और दोस्त बन गया। उसने उसके लिए दवाइयां और जरूरत का सामान लाकर दिया और पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर उसे हवा देता रहा। अगली सुबह जब रूही उठी तो जोरावर उसके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रहा था। तभी वहां जोरावर के दोस्त आए और रूही को वहां देखकर दंग रह गए। जोरावर ने बड़ी सख्ती से उन्हें बाहर भेजा और रूही से कहा, अंदर जाओ और ठीक से कपड़े पहनकर आओ, बाहर लड़के खड़े हैं। अध्याय 5 टकराते रास्ते और जलन की आग। जोरावर के गैरेज में उस सुबह सन्नाटा नहीं था। विक्की के कुछ गुंडे वहां आ धमके थे, जिनमें सबसे खूंखार था राघव।
राघव को उस दिन की अपनी हार का बदला लेना था। जोरावर उस वक्त गैरेज में नहीं था, वो रूही के लिए कुछ खरीदारी करने बाजार गया था। जोरावर के दोस्त सुनील ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर राघव ने जोरावर की सबसे प्रिय गाड़ी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तभी ऊपर के कमरे से रूही बिजली की तेजी से नीचे आई। उसने बिना डरे राघव के आदमी पर ऐसा वार किया कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। रूही चिल्लाई, क्या अब तुम लोग एक लड़की पर हाथ उठाओगे? मैं सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही हूं। जैसे ही राघव रूही पर हाथ उठाने वाला था, हमारे हीरो जोरावर की एंट्री हुई। जोरावर ने राघव को ऐसा पीटा कि गैरेज की दीवारें तक कांप उठीं। उसके लिए अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी रूही की सुरक्षा का सवाल था। रूही ने चतुराई दिखाई और पुलिस को बुलाने की धमकी दी, जिससे राघव और उसके गुंडे वहां से दुम दबाकर भाग निकले। गुंडों के जाने के बाद रूही ने सुनील को बातों में लगाया। सुनील तो था ही बातों का शौकीन, उसने जोरावर की पूरी दास्तान सुना दी। उसने बताया कि जोरावर कभी विक्की के पास ही काम करता था, लेकिन ईमानदारी की वजह से उसने अपना रास्ता अलग चुन लिया। सुनील ने यह भी बताया कि स्कूल में जोरावर कितना लोकप्रिय था, लड़कियां उसे देखने के लिए लाइन लगाती थीं। जब रूही ने पूछा कि जोरावर इस खतरनाक अंडरग्राउंड फाइटिंग की दुनिया में कैसे आया, तो सुनील खामोश हो गया और वहां से भाग निकला। उधर शहर का मशहूर रेसर आर्यन उस शख्स को ढूंढ रहा था जिसने उसकी मॉडिफाइड गाड़ी को मात दी थी। वो सुनील के पेट शॉप तक जा पहुंचा। सुनील ने आर्यन को अपनी बातों में उलझाया और उसे यकीन दिला दिया कि वही वो लीजेंडरी रेसर है। आर्यन ने सुनील को एक रेस के लिए चुनौती दी। जब जोरावर को ये पता चला, तो उसने सुनील को ट्रेनिंग देना शुरू किया। जोरावर ने सुनील को अपनी रेसिंग कार में ऐसी सैर कराई कि बेचारे सुनील को लगा जैसे वो मौत के झूले पर बैठा हो। अध्याय 6, जन्मदिन का तोहफा और दिल की उलझन। रूही अपनी सहेली नैना से मिली, जो भविष्य बताने का काम करती थी। नैना ने बताया कि रूही और जोरावर के नाम का मेल चांद और सूरज जैसा है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रूही को जोरावर के कमरे में कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे उसे शक हुआ कि शायद जोरावर की कोई गर्लफ्रेंड है। सुनील ने भी मजे लेते हुए कह दिया कि जोरावर ने हाल ही में किसी लड़की के लिए एक कीमती गहना खरीदा था। रूही के मन में जलन और शक की आग सुलगने लगी। नैना ने उसे एक आइडिया दिया, अगर जानना चाहती हो कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं, तो उसे जलाओ, जेलस करो। नैना ने अपने भाई आर्यन की पार्टी में रूही को बुलाया और उसके साथ रूही की एक ऐसी फोटो खींचकर जोरावर को भेजी जैसे दोनों बहुत करीब हों। ये देखते ही जोरावर के होश उड़ गए। वो गुस्से और घबराहट में पार्टी की ओर भागा। उधर पार्टी में एक रईस बिगड़े हुए लड़के ने रूही को ड्रिंक पीने के लिए उकसाया। रूही ने जैसे ही घूंट भरा, उसे एलर्जी हो गई। उस ड्रिंक में आड़ू का रस था, जिससे रूही को मनाही थी। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे संभाल लिया। तभी जोरावर वहां पहुंचा। आर्यन के हाथों में रूही को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई, यहां तक कि पार्टी का विशाल केक भी चकनाचूर हो गया। तभी रूही को होश आया और उसने बताया कि आर्यन उसे बचा रहा था। जोरावर रूही को गोद में उठाकर तुरंत अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने उसे डांटा कि वो रूही की सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखता। जोरावर गिल्ट पछतावे में डूब गया। रात को अस्पताल के कमरे में रूही ने उससे पूछ ही लिया, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जोरावर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं पूरी तरह सिंगल हूं रूही, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगले दिन रूही ने अपने पिता के घर जाने से मना कर दिया और जोरावर के साथ उसके गैरेज में रहने की जिद की। उसने बड़े मासूमियत से कहा, मैं बीमार हूं, मुझे देखभाल की जरूरत है, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? जोरावर मुस्कुराया और उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। अब रूही और जोरावर एक ही छत के नीचे थे, जहां यादों की खुशबू और नए अरमानों की शुरुआत होने वाली थी। अध्याय 7, रेस, रफ्तार और रूही का फैसला। अस्पताल से आने के बाद जोरावर रूही की सेहत को लेकर बहुत सख्त हो गया था। वो खुद उसे बादाम वाला दूध और ताज़ा फल खिलाता। रूही जब बच्चों की तरह नाक मुंह सिकोड़ती, तो जोरावर उसे डपट कर कहता, मैंने अस्पताल के फॉर्म पर साइन किए हैं, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। रूही शरारत से मुस्कुराकर कहती, वो तो सिर्फ अस्पताल का फॉर्म था, कोई जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था। पर उसे क्या पता था कि जोरावर उसे अपनी रूह का हिस्सा मान चुका है। इधर आर्यन, शहर का मशहूर रेसर, अपनी बहन नैना की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद था। उसने गुंडों को साफ चेतावनी दे दी थी कि रूही या नैना की तरफ आंख उठाकर भी न देखें। दूसरी तरफ रूही ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने नैना से कहा, मैं कनाडा नहीं जाऊंगी, मैंने यहीं गोवा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मन बना लिया है। नैना खुश हो गई और उसने तुरंत रूही का एडमिशन एक बड़े लैंग्वेज स्कूल में करा दिया। उधर जोरावर एक बहुत ही गुप्त मिशन पर काम कर रहा था। उसे एक बड़ी रेस जीतनी थी ताकि वो रेसिंग की टॉप रैंकिंग में आ सके।
इस रेस के लिए उसे एक खास मशीनरी पार्ट की जरूरत थी जो पूरे शहर में नहीं मिल रहा था। वो 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गया। रूही के लिए वो 3 दिन काटना 3 साल जैसा था। जोरावर ने जाने से पहले उसे उसके पिता के पास छोड़ दिया और उसके हाथ में 3 दिन का खर्चा देते हुए कहा, अपने पिता का ख्याल रखना, वो भले ही शराब पीते हों पर वो दिल के बुरे नहीं हैं। जोरावर ने शहर से बाहर जाकर खुद मेहनत की और वो पार्ट तैयार किया। रेस का दिन आया। सड़क पर दुश्मनों ने तेल और पानी छिड़क दिया था ताकि जोरावर की गाड़ी फिसल जाए। एक पल ऐसा आया जब जोरावर की गाड़ी पूरी घूम गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रिवर्स गियर में ही गाड़ी ऐसी दौड़ाई कि फिनिश लाइन पर वो सबसे पहले पहुंचा। जोरावर अब रेसिंग की दुनिया का नया चमकता सितारा बन चुका था। अध्याय 8 गलतफहमी और इजहार की आहट। जोरावर की गैर मौजूदगी में रूही नैना के साथ आर्यन के गैरेज पहुंच गई। वहां बेशुमार महंगी स्पोर्ट्स कारें देख रूही दंग रह गईं। वो बचपन से ही गाड़ियों के बीच रही थी, इसलिए उसने कौतूहल में कुछ इंजनों की फोटो खींचनी शुरू कर दी। आर्यन ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। तुम किसकी जासूस हो? मेरी गाड़ियों के राज चोरी करके किसे भेज रही हो? रूही ने निडर होकर जवाब दिया, तुम्हारी इन गाड़ियों में कोई खास बात नहीं है। मेरे दोस्त के पास इससे भी बेहतर मॉडिफाइड गाड़ियां हैं। आर्यन ने उसे चुनौती दी और अपनी कार में बिठाकर ऐसी रोलर कोस्टर राइड दी कि रूही की चीखें निकल गईं। इसी बहाने आर्यन ने रूही का घर देख लिया और वहां डंपलिंग्स खाने की जिद करने लगा। रूही की सौतेली माँ ने जब आर्यन और रूही को साथ देखा तो उन्होंने तुरंत जोरावर को फोन लगा दिया। जोरावर, जल्दी घर आ, तेरी बहन किसी अमीर लड़के के साथ चक्कर चला रही है, दोनों के बीच प्यार वाली लड़ाई चल रही है। ये सुनकर जोरावर के कान खड़े हो गए। शाम को जोरावर वापस आया और रूही को अपने साथ एक पार्क में ले गया। वहां कई प्रेमी जोड़े बैठे थे। जोरावर का चेहरा तना हुआ था। उसने रूही का बैग अपने कंधे पर लिया और उसे एक बड़ा सा भाषण देने लगा। देखो रूही, तुम्हारी उम्र अभी कम है। तुम आकर्षण और सच्चे प्यार के बीच फर्क नहीं जानती। आज के लड़के केवल फायदा उठाना जानते हैं। तुम किसी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार लड़के को ही चुनना। रूही उसकी बातें सुनकर हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी, मुझसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? चलते चलते रास्ते में एक ऊबड़ खाबड़ जगह आई तो रूही ने तुरंत जोरावर का हाथ थाम लिया। उस मजबूत हाथ को पकड़ते ही रूही को एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा भरोसेमंद है तो वो जोरावर ही है। जोरावर को लग रहा था कि वो रूही को बड़े भाई की तरह समझा रहा है, पर उसके दिल की जलन और फिक्र साफ बता रही थी कि उसका रिश्ता अब भाई बहन की सरहदों को बहुत पीछे छोड़ आया है। अध्याय 10 पुरानी वर्दी और दबे हुए राज। गोवा की तपती दोपहर में जोरावर के गैरेज पर एक ऐसी मेहमान आई जिसे देखकर रूही का पारा चढ़ गया। वो थी सोनिया स्नेकी, जिसके हाथ पर एक बड़ा सा सांप का टैटू बना हुआ था। सोनिया शहर के एक रईस और दबंग आदमी की बेटी थी जिसके पास पहले जोरावर काम करता था। सोनिया बरसों से जोरावर के पीछे थी, पर जोरावर उसे कभी भाव नहीं देता था। सोनिया ने रूही को देखते ही ताना मारा, तुम यहां क्या कर रही हो? जोरावर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तभी जोरावर वहां आ गया और सोनिया अपनी बातों को घुमाते हुए प्यार से बात करने लगी। खाने की मेज पर सोनिया सबके लिए मांस मीट लेकर आई थी, लेकिन उसमें बहुत हड्डियां थीं जो रूही से खाई नहीं जा रही थीं। जोरावर ने ये देख लिया। उसने चुपचाप मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्यार से रूही की प्लेट में डाल दिए। सोनिया को लगा कि जोरावर ये सब उसके लिए कर रहा है, पर जब उसने वो प्लेट रूही को दी तो सोनिया का चेहरा उतर गया। बाद में रूही ने चोरी छिपे सोनिया और जोरावर की बातें सुनी। सोनिया उसे लालच दे रही थी, ये खतरनाक काम छोड़ दो जोरावर, मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें इस शहर का राजा बना दूंगी। लेकिन जोरावर ने उसे झिड़क कर भगा दिया। रूही जब पकड़ी गई तो उसने बहाना बनाया कि वो गाड़ी साफ कर रही है। जोरावर ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? रूही के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह रूही ने कॉलेज जाने के लिए खूब नखरे किए। उसने बहाना बनाया कि उसे बस के नंबर समझ नहीं आते और वो रास्ता भूल जाएगी। जोरावर उसकी मासूमियत समझ गया। उसने रूही को बड़े प्यार से हेलमेट पहनाया और अपनी भारी बाइक पर बिठाकर उसे कॉलेज छोड़ा। उसने रूही के लिए लंच भी पैक किया था। अध्याय 11 बचपन की यादें और लाइटनिंग का साथ। कॉलेज में रूही को एक नई चुनौती का सामना करना था। उसे एक खास यूनिफॉर्म चाहिए थी। जोरावर घर गया और अपनी अलमारी से एक पुरानी मगर सहेज कर रखी हुई वर्दी निकाल लाया। जब उसने वो वर्दी रूही को दी तो जोरावर के दोस्त दंग रह गए। उन्होंने बताया, इस वर्दी पर ये लाल बैज देख रही हो? ये पूरे शहर में सिर्फ एक को ही मिला था और वो था जोरावर। वो फिजिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था। रूही को एहसास हुआ कि जोरावर जितना सख्त दिखता है वो उतना ही पढ़ा लिखा और टैलेंटेड भी है। इसी बीच सुनील जोरावर का दोस्त रूही को अपने पेट शॉप पर ले गया और उसे एक छोटा सा कुत्ता पपी दिखाया।
रूही को बचपन का अपना कुत्ता लाइटनिंग याद आ गया, जिसे उसने और जोरावर ने साथ पाला था। रूही ने जोरावर से उसे रखने की जिद की। जोरावर पहले तो मना करता रहा। उसने कहा, एक जानवर को पालना बड़ी जिम्मेदारी है। जब तुम यहां से चली जाओगी तो इसका क्या होगा? क्या तुमने सोचा है कि जो रिश्ते टूट जाते हैं उनका दर्द क्या होता है? जोरावर असल में उन दोनों के बीच के रिश्ते की बात कर रहा था। वो जानता था कि एक दिन रूही की मां उसे वापस ले जाएगी, लेकिन रूही को उदास देखकर जोरावर का दिल पिघल गया। वो उस कुत्ते को खरीद लाया। रूही की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने फिर से उसका नाम लाइटनिंग रखा। जोरावर के दोस्तों ने पहली बार उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखी। तभी वहां फिर से सोनिया अपनी तेज रफ्तार गाड़ी लेकर आ गई। उसने रूही को डराने की कोशिश की और जोरावर को अकेले में ले जाकर कुछ काम की बातें करने लगीं। रूही फिर से जलन महसूस करने लगी और उन दोनों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। उसे डर था कि कहीं ये सोनिया उसके जोरावर को उससे छीन न ले। अध्याय 12 जलती जलन और रेसिंग का जुनून। जोरावर अब रूही के दिल की बात अच्छे से समझ चुका था। उसे पता था कि रूही सोनिया को देखकर जल रही है। जोरावर ने भी इस खेल में रूही का साथ दिया और सोनिया को ऐसा जलाया कि वो गुस्से में अपनी गाड़ी भगाकर वहां से चली गई। रूही ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा था तुम उस सांप वाली लड़की से डरते हो। जोरावर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी तक ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जिससे मैं डरूं। रूही का रुझान अब धीरे धीरे ड्राइविंग की तरफ बढ़ने लगा था। उसने गोवा में ड्राइविंग लाइसेंस का इम्तिहान पहले ही प्रयास में पास कर लिया, जिसे देख उसकी सहेली नैना भी दंग रह गई। इधर जोरावर की छोटी सौतेली बहन तारा अब और भी शरारती हो गई थी। जब भी उसके नंबर कम आते, वो माता पिता के बजाय जोरावर के दोस्तों से रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवा लेती थी। एक दिन जोरावर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके दोस्तों की अच्छी क्लास ली। इसी बीच रूही की मुलाकात फिर से आर्यन से हुई। आर्यन उसे एक रेसिंग ट्रैक पर ले गया, जहां रूही ने पहली बार बड़े स्तर की ड्रिफ्टिंग और रेसिंग देखी। वहां जोरावर का दोस्त सुनील भी पहुंचा, पर उसकी ड्राइविंग एक मंझे हुए खिलाड़ी के सामने टिक नहीं पाई। आर्यन को अब पक्का यकीन हो गया था कि जिस मिस्टीरियस ड्राइवर ने उसे हराया था वो सुनील नहीं बल्कि खुद जोरावर ही है। आर्यन की रूही से दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वो रूही के लिए कॉफी और कपकेक्स के बिल पहले ही भर देता था। एक दिन रूही ने सुनील का हुलिया लुक पूरी तरह बदल दिया। उसे क्लीन शेव करवाकर एक नया हेयर कट दिया। जब सुनील नए अंदाज में गैरेज पहुंचा तो सब उसे देखते रह गए। रूही जब सुनील के करीब जाकर उसका ब्रेसलेट देख रही थी तो जोरावर को जोरदार जलन जेलसी हुई। उसने तुरंत रूही को अंदर बुलाया और तीखे लहजे में पूछा, तुम मेरे बारे में इतनी पूछताछ क्यों करती हो? रूही ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। जोरावर ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। रूही, हमारे बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है। तुम एक कुंवारी लड़की होकर मेरे साथ इस तरह रहती हो, दुनिया क्या सोचेगी? क्या तुम समाज के सामने मेरा साथ दे पाओगी? रूही लाजवाब होकर वहां से भाग गई। अध्याय 13 कड़ा अभ्यास और धड़कती रात। जोरावर अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस की तैयारी में जुट गया था। उसने अपने शराबी पिता से ट्रेनिंग लेनी शुरू की, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता से बेहतर ड्राइवर गोवा में कोई नहीं रहा। पिता ने उसे एक अनोखी तकनीक सिखाई, अपनी गाड़ी के पुर्जों से ज्यादा खुद पर भरोसा करो। उन्होंने जोरावर का हाथ स्टीयरिंग व्हील से बांध दिया ताकि वो अपनी मसल मेमोरी विकसित कर सके और बिना सोचे गाड़ी चला सके। रूही को कॉलेज में एक लड़का अंकित परेशान करने की कोशिश कर रहा था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए रूही खिड़की से भाग रही थी कि तभी उसने देखा कि जोरावर बाहर किसी संदिग्ध आदमी के साथ पैसों का लेन देन कर रहा है। रूही को लगा कि जोरावर किसी गलत काम में पड़ गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो रेसिंग के लिए खास कल पुर्जे जुटा रहा था। रूही ने जोरावर को मनाने के लिए गैरेज में डांस करने का नाटक किया, जिसे देख जोरावर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने रूही का एक स्केच भी बनाया था, जो रूही ने देख लिया। उसे यकीन हो गया कि जोरावर भी उसे उतना ही याद करता है। तभी आर्यन और उसका प्रतिद्वंद्वी विक्रम वहां अपनी स्पोर्ट्स कारें लेकर आए। रूही ने आर्यन की गाड़ी में ड्रिफ्टिंग सीखने की जिद की। आर्यन ने बड़े प्यार से रूही का हाथ स्टीयरिंग पर रखवाया और उसे रेसिंग की बारीकियां सिखाईं। विक्रम इस सब का वीडियो बना रहा था। रूही एक तेज सीखने वाली लड़की थी। उसने कुछ ही घंटों में ड्रिफ्ट करना सीख लिया। दूसरी तरफ जोरावर के पिता उसे कुकिंग और ड्राइविंग के बीच का संबंध समझा रहे थे। जैसे खाने में आंच का ध्यान रखते हैं, वैसे ही रेस में ब्रेक और एक्सीलेटर का। तभी जोरावर की मां ने कहा कि कोई अमीर लड़का रूही के पीछे घूम रहा है। पिता ने हंसकर कहा, वो लड़का रूही के नहीं, जोरावर के टैलेंट के पीछे है। अध्याय का अंत एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर होता है। रूही के कॉलेज में फैमिली डे था और जोरावर वहां उसका गार्जियन बनकर पहुंचा। दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई। वापसी में अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी।
जोरावर ने अपनी जैकेट उतारकर रूही को ढक लिया। दोनों एक छोटे से ढाबे के नीचे खड़े थे। रूही ने धीरे से जोरावर का हाथ छुआ। जोरावर ने उसे झिड़कने के बजाय उसका हाथ कसकर थाम लिया। समंदर की लहरों के बीच बारिश की बूंदों ने उनके बीच के उस अनकहे प्यार पर अपनी मुहर लगा दी थी। वादे, यादें और रफ्तार का मुकाबला। बारिश में भीगने के बाद जोरावर और रूही घर पहुंचे। रूही ने शावर लिया और फिर बच्चों की तरह जोरावर से जिद करने लगी कि वो उसके बाल सुखाए। जोरावर ने बड़े प्यार से ब्लो ड्रायर उठाया और उसके गीले बालों को सुखाने लगा। बातों बातों में जोरावर ने उसे छेड़ा, तुम्हारी इतनी सेवा करनी पड़ती है, पता नहीं तुमसे शादी कौन करेगा। रूही ने इठलाते हुए कहा, मुझ जैसी क्यूट और गुणी पत्नी भला किसे मिलेगी। उस रात रूही थोड़ी गंभीर हो गई और उसने जोरावर से अपने माता पिता के तलाक का असली कारण पूछा। जोरावर ने बताया, तुम्हारी माँ को पौधों से बहुत लगाव था, पर एक दिन गुस्से में पिता ने उनके सारे गमले तोड़ दिए। छोटी सी बात थी, पर दोनों की ईगो अहम के बीच वो दरार बढ़ती गई। रूही के सो जाने के बाद जोरावर उसे निहारता रहा और सोचने लगा कि रूही उसके लिए किसी जादुई परी से कम नहीं है। अगले दिन आर्यन ने अपनी चाल चली। उसने जोरावर को वो वीडियो भेजा जिसमें वो रूही को ड्राइविंग सिखा रहा था। जोरावर गुस्से में आर्यन से मिलने पहुंचा। आर्यन ने उसे चुनौती दी, आज रूही के कॉलेज का उत्सव है, हम दोनों रेस लगाएंगे। जो पहले पहुंचेगा वही रूही के करीब रहेगा, दूसरा उसे छोड़ देगा। जोरावर ने चुनौती स्वीकार की। रेस के दौरान आर्यन ने ईयरबड्स के जरिए जोरावर से बहुत सी बातें उगलवाईं। उसे समझ आ गया कि जोरावर की गाड़ी भले ही सस्ती हो, पर उसकी इंजीनियरिंग और चलाने का हुनर बेमिसाल है। जोरावर ने ट्रक की लंबी कतार के बीच से अपनी गाड़ी निकाली और आर्यन को हराकर रेस जीत ली। रूही ने स्टेज पर एक खूबसूरत गाना गाया जिसके बोल जोरावर और उसकी कहानी पर एकदम फिट बैठ रहे थे। बाद में दोनों बीच पर गए। नए साल की पूर्व संध्या पर जोरावर ने रूही से पूछा कि उसे क्या तोहफा चाहिए। रूही ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। जोरावर ने गिरते हुए टूटते तारे को देखकर दुआ मांगी कि वो और रूही हमेशा साथ रहें। अध्याय 15, कड़वा सच और पुराने जख्म। रूही को कॉलेज में अपने एक सहपाठी के जरिए पता चला कि जोरावर जिससे पैसे के बदले कुछ सामान ले रहा था वो कोई ड्रग्स नहीं बल्कि एक रेसिंग कार का ब्लूप्रिंट नक्शा था। रूही को सुकून मिला कि उसका जोरावर किसी गलत रास्ते पर नहीं है। तभी सोनिया, स्नेकी ने रूही को चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ ड्रिंक्स पर चलो। नैना ने रूही को रोका पर रूही चली गई। वहां सोनिया ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने बताया कि कैसे उसने जोरावर को पहली बार अपने पिता के गैरेज में काम करते देखा था और उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सोनिया ने बताया कि जोरावर की छोटी बहन तारा की सर्जरी के लिए जोरावर दिन रात काम करता था। एक बार एक कार मॉडिफिकेशन में गड़बड़ी का इल्जाम जोरावर पर लगा जिससे उसका करियर बर्बाद हो गया। सोनिया ने अपनी स्पोर्ट्स कार बेचकर उसकी मदद करनी चाहिए पर खुददार जोरावर ने इनकार कर दिया। सोनिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जोरावर को फंसाया गया था। उसके पिता के बॉस ने अपनी साख बचाने के लिए सारा इल्जाम जोरावर पर डाल दिया था। ये सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जोरावर ने अकेले कितना दुख सहा है। जब जोरावर उसे वहां से लेने पहुंचा तो नशे में धुत रूही ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। नए साल की पूर्व संध्या पर जब पूरा परिवार शहर से बाहर गया था, रूही भीगती हुई जोरावर के पास पहुंची। जोरावर ने उसके ठंडे हाथ अपने कोट की जेब में डाले। वहां रूही को एक की चेन मिली जिस पर उसके नाम का अर्थ खुदा हुआ था। रूही को सुनील की बात याद आई कि जोरावर ने अपने सच्चे प्यार के लिए एक तोहफा खरीदा था। रूही समझ गई कि वो सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि वही है। जोरावर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और रूही ने जान लिया कि बचपन का वो मासूम रिश्ता अब एक अटूट प्रेम की दास्तान बन चुका है। 16, दिल का इजहार और रफ्तार का नया अंदाज। जैसे ही रूही को यकीन हुआ कि जोरावर के दिल में उसके लिए वही बचपन वाला प्यार आज भी जिंदा है, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नए साल की पार्टी में रूही ने जमकर मस्ती की। सुनील, जोरावर का दोस्त, आज का मेजबान था, पर रूही बार बार जोरावर को ही काम पर लगा रही थी। कभी उसे कोल्ड ड्रिंक लाने भेजती तो कभी नखरे दिखाती। जब आधी रात को आतिशबाजी का सुंदर नजारा शुरू हुआ तो रूही और जोरावर ने बरसों बाद एक साथ नए साल का स्वागत किया। उनके बीच बिना कहे ही प्यार का इकरार हो चुका था। वापस जाते समय रूही ने बहाना बनाया कि उसकी सैंडल टूट गई है। उसने जोरावर से कहा, जैसे बचपन में उठाते थे वैसे ही मुझे गोद में उठा के ऊपर तक ले चलो। जोरावर मुस्कुराया और उसे बाहों में उठाकर घर के अंदर तक ले गया। उस रात रूही ने फिर से जोरावर से बचपन की तरह कहानी सुनाने की जिद की। जोरावर उसे कहानी सुनाते सुनाते खुद कब उसकी मासूमियत में खो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जोरावर उसे शहर की सैर पर ले गया। रूही ने जोरावर को चौंकाने के लिए गाड़ी की चाबी ले ली।
उसने जोरावर द्वारा सिखाई गई ड्रिफ्टिंग की तकनीक का इस्तेमाल किया और टायर्स के निशान से जमीन पर एक बहुत बड़ा दिल, हार्ट बना दिया। ये रूही का जोरावर को आई लव यू कहने का अपना अंदाज था। जोरावर ने जवाब में गाड़ी ली और उस दिल के बगल में एक और दिल बना दिया। इसके बाद वे दोनों एक मंदिर के पास विशिंग ट्री, मन्नत का पेड़ पर अपनी मुराद बांधने गए। भीड़ में जब रूही का हाथ जोरावर के हाथ से टकराया तो दोनों के बीच एक अनकही बिजली सी दौड़ गई। तभी वहां जोरावर का पुराना दुश्मन और सोनिया का पिता ठाकुर विक्की अपने गुंडों के साथ आ पहुंचा। उसने जोरावर को ललकारा और अपनी बेटी का हाथ थामने का लालच दिया। जोरावर ने सबके सामने रूही का हाथ कसकर पकड़ लिया और साफ कर दिया कि उसकी जिंदगी में रूही के अलावा किसी और की जगह नहीं है। अध्याय 17। आधी रात की रेस और वो एक प्यारा पल। जोरावर अपनी अगली बड़ी रेस की तैयारी में दिन रात एक कर रहा था। आर्यन ने उसे मदद के लिए विदेश से एक खास इंजन का हिस्सा भेजा था, पर खुददार जोरावर ने उसे ठुकरा दिया। उसने अपने पिता के बताए हुए पुराने और देसी तरीकों से अपनी गाड़ी को तैयार किया। रेस के दिन जोरावर का मुकाबला शहर के सबसे तेज रेसर फेंग से था। जोरावर ने रेस के दौरान एक ऐसी तकनीक दिखाई जिसने सबको हैरान कर दिया। वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करके अंधेरे में रास्ता काटता और पलक झपकते ही दुश्मनों को ओवरटेक कर लेता। उसने यह रेस जीत ली और रेसिंग की दुनिया में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा दिया। रेस जीतने के बाद वो सीधा रूही के पास पहुंचा। वो सारी रात गाड़ी चलाकर सिर्फ इसलिए आया था ताकि रूही को कॉलेज छोड़ सके। शाम को दोनों ने मिलकर खाना बनाया। रूही को खाना बनाना नहीं आता था, पर जोरावर ने उसे बड़े प्यार से हर चीज सिखाई। रात को जोरावर के दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी। रूही ने वहां जोश में आकर थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली। पार्टी के शोर से दूर जब जोरावर एक कोने में फोन पर बात कर रहा था, रूही उसके पीछे पीछे आई। जोरावर ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम बहुत ज्यादा नशे में हो रूही। रूही ने लड़खड़ाते हुए उसकी आंखों में झांका और कहा, मैं आज जितनी होश में हूं पहले कभी नहीं थी। इससे पहले कि जोरावर कुछ समझ पाता, रूही ने आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया। हवाओं में ठंडक थी, पर उन दोनों के दिलों में बरसों से दबी प्यार की गर्माहट अब एक नई कहानी लिख रही थी। अध्याय 18। चोरी छिपे मुलाकातें और दिल के गुब्बारे। पार्टी के बाद जब रूही को होश आया तो उसे अपनी हिम्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जोरावर ने उससे कहा, कल जब नशा उतर जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। अगली सुबह जब रूही की आंख खुली तो वो शर्म से लाल हो गई। जोरावर ने उसे शाम को गैरेज में मिलने बुलाया। जब वो वहां पहुंची तो जोरावर ने बड़ी गंभीरता से कहा, अगर कल जो हुआ वो एक गलती थी तो मैं सब भूलने को तैयार हूं। पर रूही ने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं भुलाना चाहती, वो कोई गलती नहीं थी। जोरावर ने रूही के गले में एक बेशकीमती पेंडेंट पहनाया और कहा, ये मेरी मां की आखिरी निशानी है जो आज से तुम्हारी है। रूही ने भी गैरेज में रुकने का नया बहाना ढूंढ लिया। घर का वाईफाई खराब है, मैं इंटरनेट के बिना बोर हो जाऊंगी, इसलिए आज यहीं रुकूंगी। जोरावर ने उसके लिए खास दूध वाली कॉफी बनाई और उसके चेहरे पर लगी मलाई को बड़े प्यार से साफ किया। एक रात जब रूही को जोरावर की बहुत याद आई तो जोरावर उसके घर के नीचे आ पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी, ट्रंक खोली और उसमें से सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान की ओर छोड़ दिए। रूही को बचपन में देखा अपना एक सपना सच होता महसूस हुआ, लेकिन इसी बीच एक बड़ा राज खुला। बारिश वाली रात को जब रूही सो रही थी तब जोरावर ने उसे पहली बार चूमकर अपना प्यार कबूल कर लिया था। कुछ दिन बाद जब रूही के माता पिता घर पर नहीं थे तो जोरावर और रूही मिलकर खाना बना रहे थे। जोरावर ने रूही के सामने अपनी कमीज बदली तो रूही शर्माकर चेहरा छिपाने लगी। तभी अचानक पूरा परिवार घर आ गया। जोरावर ने बड़ी चतुराई से बात संभाली और कहा कि वो कमरे की खराब लाइट ठीक कर रहा था। खाने की मेज पर जोरावर की छोटी बहन तारा ने चुटकी ली, लगता है जोरावर भैया आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है। अध्याय 19। परछाइयों का जाल और मां की नजर। पूरी फैमिली ने एक क्रूज यॉट पर घूमने का प्लान बनाया। सब मछली पकड़ने और मस्ती करने में व्यस्त थे। तभी रूही अपना स्विमिंग सूट पहनकर आई और जोरावर से तैराकी सीखने की जिद करने लगी। दोनों पानी में रोमांटिक होने ही वाले थे कि मां और तारा वहां आ पहुंचे। जोरावर ने तुरंत पानी में गोता लगाया और रूही ने बहाना बनाया कि वहां एक बड़ी मछली है। नन्ही तारा सब समझ रही थी। उसने जाते जाते 2 आइसक्रीम रखी और कहा, आपको 2 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन खुशियों के इस समंदर में अचानक एक तूफान आ गया। रूही एक संगीत कार्यक्रम के लिए शहर से बाहर गई थी। वहां एक रात उसने बाजार में जोरावर को एक विदेशी लड़की के साथ बहुत करीब बैठे देखा। जोरावर उस लड़की से कह रहा था, आज हम बहुत एंजॉय करेंगे। ये सुनकर रूही का दिल चकनाचूर हो गया। उसे लगा कि जोरावर उसे धोखा दे रहा है। वह सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हकीकत कुछ और थी। जोरावर एक सीक्रेट मिशन पर था। वो जिस लड़की के साथ था वो केवल एक जासूस थी,
जिसे जोरावर ने एक्टिंग करने के पैसे दिए थे ताकि वो अपने मिशन के लिए जानकारी निकाल सके। जोरावर का मकसद एक बड़े अपराधी गिरोह के कारनामों का पर्दाफाश करना था। रूही जब घर पहुंची तो उसने जोरावर से बात करने से मना कर दिया। जोरावर ने उसे रोका और गले लगाने की कोशिश की। रूही उसे मारने पीटने लगी और रोते हुए अपने दिल का दर्द बयां किया। जोरावर ने उसे कसकर गले लगाया और समझाया कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और रूही की सारी नाराजगी खत्म हो रही थी। तभी अचानक रूही की मां वहां आ पहुंची। उन्होंने अपनी बेटी को जोरावर की बाहों में देख लिया। मां की आंखों में हैरानी और गुस्सा था। अब जोरावर और रूही के सामने दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी, अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए मनाना। अध्याय 20 खतरनाक मिशन और अटूट भरोसा। सौतेली मां ने जब जोरावर और रूही को साथ देखा तो रूही ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। उसने मां को सब सच बता दिया और गुजारिश की कि वे पिता को कुछ न कहें। मां का दिल बड़ा था। उन्होंने जोरावर के संघर्ष को समझा और रूही को भरोसा दिलाया कि वे इस राज को सुरक्षित रखेंगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि रूही की सगी मां इस रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं अपनाएंगी। इधर जोरावर और उसके दोस्त सुनील के बीच एक बड़ी बहस हो गई। सुनील चाहता था कि जोरावर अपने खतरनाक मिशन के बारे में रूही को बता दे, पर जोरावर उसे खतरों से दूर रखना चाहता था। इसी बीच सोनिया स्नेकी फिर से रूही के पास आई और उसे चेतावनी दी कि जोरावर जिस रेसिंग एसोसिएशन की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है वो मौत का कुआं है। रूही अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने सीधे जोरावर से सवाल किया। जोरावर ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। उसने रूही को बताया कि वो इंस्पेक्टर जतिन के साथ मिलकर एक अंडरकवर मिशन पर काम कर रहा है। वह उस गैंग का पर्दाफाश करना चाहता है जो रेसिंग की आड़ में तस्करी, स्मगलिंग का काला धंधा करती है। जोरावर ने वादा किया, रूही मुझे बस 2 हफ्ते का वक्त दो, उसके बाद मैं ये सब छोड़ दूंगा और तुमसे बेदाग नाम के साथ शादी करूंगा। दुश्मनों को जोरावर के इरादों की भनक लग गई थी। उन्होंने जोरावर को डराने के लिए उसकी रेसिंग कार को गैरेज में ही तोड़फोड़कर बर्बाद कर दिया। जोरावर के लिए ये बड़ा झटका था, पर रूही उसकी ताकत बन गई। उसने अपने कॉलेज के दोस्त पंकज पैनकाय की मदद ली, जिसके पिता की एक बहुत बड़ी कार रिपेयर फैक्ट्री थी। जोरावर ने दिन रात एक करके अपनी गाड़ी को फिर से तैयार किया। इस दौरान पंकज को भी जोरावर और रूही के रिश्ते के बारे में पता चल गया। अध्याय 21 दोस्ती की अग्नि परीक्षा और आने वाला तूफान। जोरावर की गाड़ी अब पहले से भी ज्यादा दमदार हो चुकी थी। उसने रूही को अपनी पहली टेस्ट ड्राइव पर साथ बिठाया। सड़क किनारे एक संगीत महफिल जमी थी, जहां रूही ने जोरावर के लिए एक गाना गाया। उस पल जोरावर की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, और रूही के साथ एक साधारण और सुकून भरी जिंदगी। उसने रूही का एक खूबसूरत स्केच भी बनाया और वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। जोरावर का दोस्त सुनील अचानक गायब हो गया। पता चला कि सुनील के जुआरी पिता के कर्ज की वजह से कुछ गुंडों ने सुनील को किडनैप कर लिया है। जोरावर ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुंडों का पीछा किया और सुनील को बचा लिया। सुनील को अपनी जान से ज्यादा अपने पिता की फिक्र थी। जोरावर ने पुलिस की मदद से उस पूरे जुआ गिरोह को पकड़वाया। सुनील को समझ आया कि एक सच्चा दोस्त कैसा होता है, जो आपकी गलतियों के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ता। अब वो निर्णायक रात आ गई थी जो जोरावर की किस्मत बदलने वाली थी। रेस शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा था। जोरावर और रूही गैरेज में अपने छोटे पिल्ले लाइटनिंग को नहला रहे थे। मस्ती मजाक के बीच रूही के कपड़े गीले हो गए। जोरावर उसके लिए अंदर कपड़े लेने गया। जब वो रूही के लिए एक सुंदर सा लिबास चुन रहा था, तब उसे गैरेज के बाहर कुछ आहटें सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों का आखिरी वार होने वाला है। जोरावर ने रूही की तरफ देखा और मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रूही की खुशियों पर आंच नहीं आने देगा। खौफनाक रेस और वो काली रात। जोरावर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और खतरनाक रेस के लिए तैयार था। रूही उसके पीछे बहुत से सवाल छोड़ रही थी, लेकिन जोरावर ने उसे सच नहीं बताया कि रेस कल ही है। वो नहीं चाहता था कि रूही की जान खतरे में पड़े। अगली सुबह जोरावर बिना किसी को बताए निकल गया। आर्यन लिन सुई ने उसे एक सुरक्षा किट, सेफ्टी किट दी, क्योंकि उसे आभास था कि ये रेस जानलेवा हो सकती है। जब रूही को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि आज ही वो काली रात है। उधर रेसिंग ट्रैक पर जोरावर का सामना अपने पुराने दुश्मन हीरू हीजिंग से हुआ। हीरू उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी बीच रूही को विक्रम फेंग ने बताया कि जोरावर को जो नक्शा दिया गया है उसमें गड़बड़ी है और उसकी गाड़ी के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। रूही घबरा गई और सुनील के साथ जोरावर को बचाने निकल पड़ी। ट्रैक पर बाहरी लोगों का जाना मना था, लेकिन रूही ने सोनिया स्नेकी के सामने घुटने टेक कर विनती की कि उसे जाने दिया जाए।
सोनिया का दिल पिघल गया और उसने रूही को आगे जाने दिया। रूही ने एक ऊंची पहाड़ी से जोरावर को खतरे का संकेत देने के लिए रोशनी वाले गोलों लूमिनस पर्ल्स का इस्तेमाल किया। जोरावर समझ गया कि खतरा करीब है। उसने देखा कि उसकी ब्रेक फेल हो चुकी हैं। ठाकुर विक्की ने उसकी मौत का पूरा इंतजाम कर दिया था। जोरावर ने अपनी जान बचाने के लिए हैंड ब्रेक का सहारा लिया, पर उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। रूही ये खौफनाक मंजर देखकर वहीं बेहोश हो गई। अस्पताल और पुलिस की तलाशी में जोरावर का कहीं पता नहीं चला। पूरी दुनिया के लिए जोरावर अब मर चुका था। ठाकुर विक्की अपनी जीत का जश्न मना रहा था, पर हीरू को इस धोखेबाजी पर ग्लानि महसूस हो रही थी। अध्याय 22 जुदाई का बोझ और अनकहा दर्द। रूही हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर जतिन का नंबर निकाला और उन्हें फोन किया। उसे एक धुंधली सी उम्मीद मिली कि जोरावर जिंदा है और पुलिस की सुरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इसी बीच रूही की जिंदगी में एक और तूफान आया। उसके पिता स्टेप डैड ने बताया कि उसकी मां की हार्ट सर्जरी हुई है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। रूही को भारी मन से कनाडा जाने का फैसला करना पड़ा। जाने से पहले उसे पता चला कि उसके सौतेले पिता असल में बहुत नेक इंसान हैं, जिन्होंने बीमारी के बावजूद उसकी मां का साथ नहीं छोड़ा। रूही ने जोरावर के लिए ढेरों मैसेज छोड़े, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंततः जोरावर को होश आया, पर वह पूरी तरह टूट चुका था। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण वो अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि वो शायद कभी रेसिंग ट्रैक पर वापस नहीं लौट पाएगा। इधर हीरू का जमीर जाग गया। उसने ठाकुर विक्की के सारे काले धंधों के सबूत पुलिस को दे दिए। ठाकुर विक्की और उसका पूरा स्मगलिंग नेटवर्क तबाह हो गया। जोरावर पर लगे सारे पुराने इल्जाम भी हट गए और उसका नाम बेदाग हो गया। रूही ने जब कनाडा में ये खबर सुनी तो उसने खुशी खुशी जोरावर को मैसेज किया। जोरावर मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुआ। वो रूही को जवाब देना चाहता था, पर जैसे ही उसकी नज़र अपनी व्हीलचेयर और लाचार पैरों पर पड़ी, उसने अपने हाथ रोक लिए। उसे लगा कि वो अब रूही के काबिल नहीं रहा। वो नहीं चाहता था कि रूही अपनी पूरी जिंदगी एक अपाहिज के साथ गुजारे। जोरावर ने अपने प्यार की खातिर खुद को रूही की नज़रों में गिराने का फैसला किया, ताकि वो एक नई और खुशहाल जिंदगी जी सके। 23 बिछड़े रास्तों की कसक। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जोरावर ने रूही को खुद से दूर करने के लिए बड़ी बेरहमी से ब्रेकअप कर लिया था। उसने रूही से कहा था, कनाडा जाओ, वहां तुम्हें मुझसे कई गुना बेहतर इंसान मिल जाएंगे। रूही भारी मन से चली गई, लेकिन जोरावर ने हार नहीं मानी। अपनी अपंगता से लड़ते हुए उसने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। उसकी रिहैबिलिटेशन सफल रही। हालांकि वो पहले की तरह दौड़ नहीं सकता था, पर वो चल फिर सकता था। जोरावर ने अपना गैरेज और गोवा छोड़ दिया और अपने पुराने शहर पुणे नानजंग का भारतीय विकल्प वापस लौट गया। जाने से पहले उसने रूही को आखिरी मैसेज भेजा, मैं अपना ये नंबर बंद कर रहा हूं। अगर किस्मत ने चाहा और मैं काबिल बना तो तुमसे संपर्क जरूर करूंगा। 3 साल बीत गए। रूही कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसकी मां ने उसे कई लड़कों से मिलवाया, पर रूही की आंखों में सिर्फ जोरावर की सूरत बसी थी। उसे किसी और की कॉफी में वो स्वाद नहीं मिलता था जो जोरावर के हाथों में था। पुणे की यादें उसे बेचैन करती रहती थीं। पुणे में उसे पंकज मिला, जो वहां पीएचडी कर रहा था। पंकज ने रूही के गले में लटके उस पेंडेंट को देखकर बताया कि ये सच्चे प्यार का प्रतीक है। रूही को जोरावर की याद आई और उसने पुणे में ही रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी करने का फैसला किया। वो अपने बचपन का वही घर वापस खरीदना चाहती थी जिसे उसकी मां ने बेच दिया था। उसे पता चला कि वो घर किसी बहुत अमीर आदमी ने खरीदा है जो उसे वापस बेचने को तैयार नहीं है। अध्याय 24 मून कैफे और पुरानी खुशबू। पुणे वापस आकर रूही को हर गली में जोरावर की परछाई दिखती थी। एक दिन पंकज ने उसे एक पहाड़ी के पास बने मून कैफे के बारे में बताया। यह कैफे ठीक वैसा ही था जैसा रूही ने कभी जोरावर को अपने सपनों में बताया था, पहाड़ों के नीचे देवदार के पेड़ों के बीच। जब रूही वहां पहुंची तो उसे वहां अपना खोया हुआ कुत्ता शेरू लाइटनिंग मिला। शेरू उसे खींचता हुआ कैफे के अंदर ले गया। कैफे की कॉफी चखते ही रूही की आंखों में आंसू आ गए। ये वही स्वाद था जो सिर्फ जोरावर दे सकता था। उसने कैफे के मालिक से मिलने की जिद की। वहां की मैनेजर ने बताया कि मालिक बहुत व्यस्त रहते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। रूही ने अपनी पहचान बताने के बजाय वहां वही सोने का पेन छोड़ दिया जो जोरावर ने उसे बरसों पहले दिया था। रविवार का दिन आया। रूही उस घर के मालिक से भी मिलने वाली थी जिसने उसका बचपन का घर खरीदा था, और साथ ही कैफे के मालिक से भी। जब वो कैफे की छत रूफटॉप पर पहुंची तो सामने जोरावर को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जोरावर अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और कामयाब लग रहा था। रूही ने गुस्से और प्यार के मिले जुले जज्बात के साथ उससे पूछा, तुमने मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया?
जोरावर ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जिंदगी कभी कभी इंसान को थका देती है रूही, मैं तुम्हारी दुनिया को और उलझाना नहीं चाहता था। रूही ने सुना था कि जोरावर शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। उसका दिल टूटा हुआ था। जब जोरावर ने उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो रूही ने चिढ़कर झूठ बोल दिया, हाँ, मेरा मंगेतर है और मैं उसी से शादी करने पुणे आई हूं। तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें शादी का कार्ड भेजूंगी। रूही वहां से रोती हुई भाग गई, ये सोचे बिना कि जोरावर आज भी सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था। जोरावर भी अंदर से टूट गया, पर उसने उसे रोका नहीं। दोनों के बीच की गलतफहमी की दीवार अब उनके प्यार से भी ऊंची हो गई थी। अध्याय 25 मुखौटे और मजाक। रूही जब कैफे से वापस आई तो उसका दिल जोरावर की यादों में डूबा था। उसने जोरावर की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी, जहां उसकी तस्वीर में एक चांद मून बना था। रूही मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसके नाम का अर्थ भी चांद ही था। उसे समझ आया कि जोरावर ने दूर रहकर भी उसके हर सपने को जिया है। जोरावर ने अपनी पढ़ाई भौतिकी फिजिक्स में पूरी की थी, जो रूही का सबसे पसंदीदा विषय था। दोनों ने एक दूसरे के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने में अपनी जिंदगी के 6 साल लगा दिए थे। इधर जोरावर की हालत अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। वो चल तो लेता था, पर सीढ़ियां चढ़ना या भारी काम करना उसके लिए किसी सजा से कम न था। जोरावर अब ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग का एक बड़ा नाम बन चुका था। रूही ने उसे चिढ़ाने के लिए एक खुराफाती योजना बनाई। उसने अपनी एक सहेली की शादी के कार्ड पर दुल्हन की जगह अपनी फोटो लगा दी और जोरावर को भेज दिया। साथ में लिखा, शादी में जरूर आना और शगुन के तौर पर सोने के गहने लाना मत भूलना। जोरावर का खून खौल उठा। जलन और गुस्से में उसने पूरा हफ्ता तड़पते हुए काटा। जब वो शादी के मंडप में पहुंचा तो देखा कि दुल्हन तो कोई और ही है। रूही ने फोन पर हंसते हुए कहा, कैसा लगा मेरा मजाक? तुमने मुझे 6 साल सताया है, ये तो कुछ भी नहीं। जोरावर को गुस्सा तो आया, पर रूही की वो पुरानी खिलखिलाहट सुनकर उसका दिल फिर से पिघल गया। रूही अक्सर मून कैफे जाती और वहां की मैनेजर से जोरावर के बारे में पूछती। एक दिन रूही ने चालाकी की और जोरावर के कुत्ते शेरू को अपने साथ ले आई और मैनेजर से कहा, अपने बॉस से कहना अगर इसे वापस चाहिए तो मेरे घर आए। अध्याय 26 कड़वा सच और पुराने जख्म। जोरावर जब रूही के घर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसे दुख हुआ। रूही ने झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड सारा पैसा जुए में उड़ा देता है और वे किराए के छोटे घर में रहते हैं। जोरावर को हर्ट होता देख रूही को सुकून मिल रहा था, लेकिन रूही के मन में एक डर था, क्या जोरावर सच में शादीशुदा है? रूही ने जोरावर के घर का पता निकाला और वहां जा पहुंची। वहां उसे एक महिला मिली। रूही को लगा कि वही जोरावर की पत्नी है, पर सच कुछ और था। वो महिला डॉक्टर जूली थी, जो जोरावर की फिजियोथेरेपिस्ट थी। डॉक्टर जूली ने रूही को बताया, जोरावर आज भी हर रात तुम्हारा नाम लेता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में लगी चोट उसे आज भी तड़पाती है। वो कभी हार मान चुका था, पर सिर्फ तुम्हारे लिए उसने फिर से चलना सीखा। वो तुम्हें अपनी इस लाचारी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने खुद को बेवफा साबित किया। रूही का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि जोरावर का हर रूखा व्यवहार सिर्फ उसके भले के लिए था। उसने जोरावर को एक पहाड़ी रास्ते पर मिलने बुलाया, जहां बहुत सारी सीढ़ियां थीं। वो चाहती थी कि जोरावर खुद अपनी शारीरिक कमजोरी को स्वीकार करे और उससे सच कह दे। जोरावर ने चढ़ते वक्त बहुत दर्द सहा, पर वो अपनी तकलीफ छुपाता रहा। उसने रूही को एक नया फोन गिफ्ट किया और कहा, तुम्हारे उस काल्पनिक बॉयफ्रेंड से अच्छा तो मैं ही तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अंत में रूही ने रोते हुए जोरावर को गले लगा लिया और कहा, मुझे सब पता है जोरावर, तुम्हारी चोट, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी कुर्बानी। अब और झूठ मत बोलो। जोरावर निढाल होकर जमीन पर बैठ गया। सालों की जमी बर्फ पिघल गई थी। त्योहार का दिन था और पुणे की शाम ढल रही थी। जोरावर ने रूही के हाथों को थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हें खोने से डरता था रूही, पर तुम्हें पाकर अपनी कमजोरी दिखाने से और भी ज्यादा डरता था। उस रात मून कैफे की रोशनी में 2 रूहें फिर से एक हो गईं। दूरियों ने उनके प्यार को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे लोहे की तरह और भी मजबूत बना दिया था। अध्याय 27 चांद, सूरज और अटूट विश्वास। जोरावर ने रूही को अपने हाथों से बनी स्पेशल कॉफी पिलाई और बड़े प्यार से उसे अपने फ्लैट पर ले आया। रूही वहां पहले भी आ चुकी थी, पर आज एहसास कुछ और था। उसने शरारत में जोरावर को तंग करना शुरू किया और उसके कमरों की तलाशी लेने लगी। जब वो उसके कसरत वाले कमरे, रिहैबिलिटेशन रूम की तरफ बढ़ी, तो जोरावर ने उसे रोकते हुए कहा, जो पुरानी तकलीफें तुम देख चुकी हो, उन्हें दोबारा कुरेदने का क्या फायदा? जोरावर उसके लिए खाना बनाने लगा। रूही ने बातों बातों में उसे जलाते हुए कहा कि कनाडा में उसके पीछे बहुत से लड़के पागल थे, यहां तक कि एक लड़का तो उसे पहाड़ों पर ले जाकर झील में तैरने के लिए बुला रहा था। जोरावर का पारा चढ़ते देख रूही ने मुस्कुराकर उसे शांत किया और कहा, अरे बुद्धू,
मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे पीछे चाहे हजारों हों, पर मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उस रात रूही की आंखों में आंसू आ गए जब जोरावर ने उसकी वैसे ही परवाह की जैसे बरसों पहले करता था। रूही ने रोते हुए जोरावर से पूछा, तुमने अकेले ही मेरी किस्मत का फैसला कैसे कर लिया? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारी बीमारी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? जोरावर ने पुरानी यादों को साझा करते हुए बताया कि वो उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने खुद को उसकी जिंदगी से बाहर कर लिया था। पर अब उसे एहसास हुआ कि रूही उसके बिना कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। जोरावर ने रूही को अपनी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाईं और उसे आखिरी बार सोचने का मौका दिया। रूही ने पहाड़ों की चोटी पर जोरावर को जवाब दिया, आसमान में चांद और सूरज का एक साथ दिखना बहुत कम होता है, पर जब वे साथ होते हैं तो वो नज़ारा सबसे खूबसूरत होता है। हम भी वही हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अध्याय 28, पुरानी दोस्ती और नया आगाज। जोरावर और रूही अब एक साथ रहने लगे। रूही ने जोरावर के घर को फिर से अपनी खुशियों से सजा दिया। जोरावर ने रूही को उसका पसंदीदा मून कैफे पूरी तरह से सौंप दिया और वहां के कर्मचारियों से कहा, आज से यही तुम्हारी असली मालकिन है। जोरावर अब अपनी पीएचडी पूरी कर रहा था और यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच सुपरस्टार बन चुका था। रूही जब उसे वहां दूसरी लड़कियों से घिरा देखती तो वो थोड़ा जलती, पर जोरावर ने सबके सामने रूही को अपनी मंगेतर बताकर उसका गौरव बढ़ा दिया। एक रात जब पार्किंग में किसी की मदद करते हुए जोरावर ने सालों बाद पहली बार कार की स्टीयरिंग थामी तो उसके मन से एक्सीडेंट का खौफ हमेशा के लिए निकल गया। उसे लगा कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आया है। अगली शाम जोरावर ने एक छोटी सी पार्टी रखी। वहां सुनील और उनके पुराने दोस्त इकट्ठा थे। सुनील अब शहर के एक नामी रेस्टोरेंट में मैनेजर बन चुका था। रूही ये देखकर हैरान और खुश थी कि जोरावर ने सिगरेट पीना पूरी तरह छोड़ दिया है। दोस्तों की महफिल में जोरावर ने ऐलान किया कि वो बहुत जल्द रूही के साथ 7 फेरे लेने वाला है। अगली सुबह जोरावर और उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी, जो अब पक्का दोस्त बन चुका था, आर्यन, बाजार में ताज़ी सब्जियां और फल खरीदने निकले। जोरावर जिस सावधानी से घर का सामान और सब्जियां चुन रहा था, उसे देखकर आर्यन हंसने लगा और बोला, भाई, तुम जिस तरह से गोभी और टमाटर के भाव कर रहे हो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम बहुत जल्द एक आदर्श पति बनने की तैयारी कर रहे हो। जोरावर मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसकी असली खुशी अब रूही के साथ घर बसाने में ही है। माँ की दुआ और 18 साल का इंतजार। रूही और जोरावर अब साथ रहने लगे थे। एक दिन रूही जल्दबाजी में अपने दफ्तर के जरूरी कागजात घर पर ही भूल गई। जोरावर जब उसे वो दस्तावेज देने निकला तो उसने देखा कि जिस बस में रूही सवार है उसमें से तेल रिस रहा है। सालों के डर और अपनी शारीरिक कमजोरी को पीछे छोड़ते हुए जोरावर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और बस को रुकवाकर रूही की जान बचाई। उस दिन रूही को यकीन हो गया कि उसका पुराना जांबाज जोरावर वापस लौट आया है। जोरावर ने रूही के लिए उसके बचपन के पसंदीदा नूडल्स बनाए और उसे एक सुखद खबर दी। रूही के पिता अब पूरी तरह बदल चुके थे और अपनी पुरानी गलतियों के लिए शर्मिंदा थे। जोरावर ने रूही से कहा, चलो कनाडा चलते हैं, तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ जो मांगना है। रूही खुशी से झूम उठी, पर जोरावर के मन में एक डर था कि क्या माँ उसे एक दामाद के रूप में स्वीकार करेंगी। कनाडा पहुंचते ही जोरावर का सामना माँ की बर्फीली खामोशी से हुआ। उन्होंने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो वहां हो ही नहीं। खाने की मेज पर भी उन्होंने उससे एक शब्द नहीं कहा। जोरावर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मेहनत की कमाई से माँ के लिए सोने का एक सेट और शगुन तैयार किया था। उसने कांपते हाथों से माँ के आगे चाय का कप बढ़ाया और रूही का हाथ मांगा। माँ ने बिना कुछ कहे चाय ली और अंदर चली गईं। अगली सुबह जोरावर ने देखा कि माँ अपने बगीचे में पौधों की देखभाल कर रही हैं। वो चुपचाप उनकी मदद करने लगा। अचानक माँ का दिल पिघला। उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा, बेटा, मैं रूही के पिता से इतनी नाराज थी कि मैंने उस गुस्से का शिकार तुम्हें बना दिया। तुम तो एक मासूम बच्चे थे, मुझे माफ कर देना। माँ ने देखा कि जोरावर ने रूही को कितना लाड़ प्यार दिया है। अगली सुबह जब रूही ने जोरावर और अपनी माँ को साथ में हंसते हुए देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विदाई के वक्त माँ ने जोरावर को गले लगाया और एक उपहार दिया। हवाई अड्डे पर जब जोरावर ने वो पैकेट खोला तो उसमें हाथ से बुना हुआ एक मफलर था। साथ में एक चिट्ठी थी, बेटा, इस मफलर के लिए तुम्हें 18 साल इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। जोरावर की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े। अध्याय 30, खुशियों की बारात और अनोखी विदाई। कनाडा से लौटने के बाद जोरावर और रूही की जिंदगी एक नई रोशनी से भर गई थी। जोरावर ने रूही को एक खूबसूरत अंगूठी पहनाकर उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का वादा किया। पुणे में उनके दोस्तों ने मिलकर एक भव्य शादी का जश्न मनाने की पूरी तैयारी की थी। सोनिया, सुनील और नैना ने जोरावर के सामने मुश्किल सवालों की झड़ी लगा दी थी और भारी शगुन की मांग की थी।
लड़कियों की टोली का कहना था कि वे अपनी रूही को इतनी आसानी से विदा नहीं होने देंगी। शादी की सुबह का नज़ारा बहुत ही अनोखा था। जोरावर दूल्हे के लिबास में तैयार था और रूही लाल जोड़े में किसी परी जैसी लग रही थी। लेकिन एक मजेदार बात हो गई। रात भर जश्न मनाने वाले और शादी की रस्में कराने वाले सारे दोस्त गहरी नींद में डूबे थे और उन्हें होश भी नहीं था। रूही और जोरावर ने जब अपने दोस्तों को इस हालत में देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने फैसला किया कि वे रस्मों के पूरा होने का इंतजार नहीं करेंगे। रूही अपनी भारी साड़ी और गहनों के बावजूद जोरावर की भारी बाइक पर पीछे बैठ गई। जोरावर ने जैसे ही बाइक स्टार्ट की, उसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। रूही ने जोरावर को कसकर थाम लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हमसफर नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की हर राह की साथी हूं। जोरावर ने अपनी बाइक पहाड़ों की वादियों की ओर मोड़ दी। वे दोनों अकेले ही अपनी शादी का जश्न मनाने निकल पड़े। हवाओं में उनके प्यार की महक थी और सूरज की पहली किरण उनके नए जीवन का स्वागत कर रही थी। रूही और जोरावर की ये दास्तान, जो कभी अधूरी और दर्द भरी लगती थी, अब एक मुकम्मल और बेहद खूबसूरत मंजिल पर पहुंच चुकी थी। समाप्त। रूही और जोरावर की इस सफर को आपके लिए लिखना मेरे लिए बहुत सुखद रहा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए किसी और कहानी या विषय पर काम करूं? तो दोस्तों, रूही और जोरावर की ये जज्बाती दास्तान आज यहीं मुकम्मल होती है। प्यार, दर्द और फिर से एक होने के इस सफर की ये अनोखी कहानी आपको कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपके दिल को छुआ? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ऐसी ही हटके और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो मैं वादा करती हूं कि ऐसी और भी बेहतरीन दास्तानें आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी, नए किरदारों और नए जज्बातों के साथ। नमस्ते।